नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की यूनिट 4 को आज हम कवर करेंगे पार्ट ए के लिए, जिसका नाम है इन्हेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। कि किस प्रकार हम ओवरऑल रूप से यानी कि संपूर्ण रूप से प्रोफिशिएंट हो सकते हैं या अपनी दक्षता को संपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में हमारी यह यूनिट है। नोट्स मेकिंग पैटर्न हमारा होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जिस भी यूनिट को आपको पढ़ाया जा रहा है उस यूनिट के सभी प्रश्न आप सही कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें, जिसका नाम है डीएलएड अकेडमी बूंदी। इस नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस यूनिट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें की पॉइंट्स को देखना होगा जो इस यूनिट में आपको पढ़ने हैं। हमें पढ़ना होगा कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी क्या होती है, नेमिंग वर्ड्स जिसे हम नाउन कहते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स क्या होती हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब का जो यूज़ हैं या यूटिलिटी हैं वो क्या हैं। साथ ही में अंग्रेजी शिक्षण के दोहरे उद्देश्य बोले तो टू फोल्ड एम्स क्या हैं। अगला हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के जो है हमें फ़ायदे याद होने चाहिए कि क्या क्या फ़ायदा है, हमें अंग्रेजी क्यों सीखना है और आज के दौर पे जब अंग्रेजी सिखाई जा रही है तो यहाँ क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में अंग्रेजी की। साथ ही में हाउ टीचर मेक्स टीचिंग इफ़ेक्टिव, कि टीचिंग को एक टीचर किस प्रकार से इफ़ेक्टिव बोले तो प्रभावी और रुचिपूर्ण बना सकता है। तो ये सभी बिंदु इसमें कवर हो जाएंगे। संपूर्ण यूनिट को इसी ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा, तो आपको अच्छे प्रकार से एक एक करके बिंदुओं को समझना है। शुरुआत करते हैं पहले बिंदु को समझने से। पहला बिंदु हमारे पास है और मुझे लग रहा है कि इस वर्ष के लिए काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पूछा गया था, बोले तो एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में पूछा गया था। अब हम समझते हैं नेमिंग वर्ड्स के बारे में। नेमिंग वर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है नाम बताने वाले शब्द। आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि कुल मिला के बात इतनी है कि नेमिंग वर्ड्स को हम संज्ञा ही कहेंगे। तो यहाँ एक बिल्कुल आपको अप्रोच लेके चलनी है कि आप वही लिखे जो पूछा गया है और केवल उतना ही लिखे जितना पूछा गया है। कई बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर शब्द सीमा जो है वो आपने कम लिखी हैं, किसी में आपने ज़्यादा लिख दी हैं। तो 10-20 शब्द कम होने से या ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस वे में प्रश्न का सही से जवाब दे रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, और आपके लैंग्वेज क्या है प्रश्न की वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ हम बिल्कुल अगर यही प्रश्न आ जाता है तो एज इट इज़ आप लिखिए नाउन्स आर कोल्ड नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स बोले तो संज्ञाएं, जो संज्ञाएं होती हैं उनको जाना जाता है नेमिंग वर्ड्स के नाम से। अगला हमारे पास क्या है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स। 5 प्रकार होते हैं संज्ञाओं के नेमिंग वर्ड्स के। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार होता है संज्ञा का प्रॉपर नाउन्स, बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, डिनोट अ प्रॉपर नेम ऑफ अ थिंग। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, स्थान का यदि कोई विशेष नाम है, अगर उस को कुछ न कुछ कहा जाता है, उसका एक नाम रखा गया है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अजमेर, अजमेर होने में तो एक सिटी शहर है किंतु इसका नाम अजमेर है। रवि एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम है, व्यक्ति तो है पर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम रखा गया है। नदियों में एक नदी का नाम आपको दिया है गंगा। रामायणा, तो रामायणा क्या है, रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है। धार्मिक ग्रंथ तो कई सारे हैं पर उसका एक पर्टिकुलर आपको नाम दिया गया है कि कौन सा वाला धार्मिक ग्रंथ पूछ रहा है। तो जब ऐसी बात बताई जाए जो एक पर्टिकुलर नेम को शो करती हैं, डिनोट करती हैं, यानी कि उसको बताती है, उसके बारे में सूचना देती हैं, तो फिर वह प्रॉपर नाउन कहलाएगी। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जो किसी भाव के बारे में यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसके बारे में वो चीज़ हमें बताती हैं, तो वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब क्या होता है,
पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी एक प्रकार का भाव है जिसे गरीब बनकर ही महसूस किया जा सकता है। स्वीट, स्वीट एक प्रकार का स्वाद है जिसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सावर, सावर का मतलब होता है खट्टा। तो खट्टा स्वाद भी तभी महसूस होगा जब आप खट्टी वस्तु का जो है स्वाद चखेंगे, और जब स्वाद चखोगे तो आपको फील होगा कि इस प्रकार से चीज़ को जो है मतलब जो है फील किया जाता है, उसको जो है आप यूज़ करके यूटिलाइज कर सकते हो। इसी प्रकार आप ईटीसी लगा के लिख सकते हैं इत्यादि। फिर अगला हमारे पास है कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती है। तो जातिवाचक को कॉमन नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अपने संपूर्ण समुदाय को जो है अपनी संपूर्ण जाति का वो जो है कॉमन पार्ट है, यानी कि वह अकेला नहीं है। अगर वो अकेला हो जाता तो उसे हम प्रॉपर नाउन कह देते, कि जैसे मान लो कि कुत्तों का एक झुंड है या कोई भी जो डॉग है या जो कुत्ता है उसका आप एक पूरा जो है समुदाय होता है तो वो कॉमन पार्ट है उन सभी में से। बट अगर उस कुत्ते का कोई नाम रखा गया है, प्रॉपर नाम होता है उसका, तो फिर वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और अगर उसका नाम नहीं बताया गया किंतु कहा गया है कि एक डॉग है, तो डॉग एक प्रजाति है और उस प्रजाति के कई सारे जीव हमारे यहाँ मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे कॉमन हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, क्योंकि ये एक अपनी संपूर्ण जाति के वंश के बारे में या अपनी प्रजाति के बारे में यहाँ शो करते हैं। अगला हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम संग्रह या किसी ऐसी चीज़ को बताते हैं जहाँ आपको संख्या देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जब एक से अधिक चीज़ें मतलब दो या दो से अधिक चीज़ें होगी और वो आपस में एक ही जगह हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे पुलिस, जो पुलिस हैं, पुलिस कलेक्टिव नाउन्स में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि पुलिस एक सिपाही के लिए भी कहा जा सकता है और एक पूरे पुलिस समुदाय कम्युनिटी के लिए भी कहा जाता है। होने में तो कलेक्टिव और मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन ही है। कॉमन नाउन के दो अलग पार्ट हैं जिनको एक तो कलेक्टिव कहा जाता है और एक वो मटेरियल नाउन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्टिकुलर ये कलेक्शन को दर्शाती है और एक मटेरियल के बारे में यानी कि पदार्थ के बारे में हमें बताती हैं। तो समूहवाचक में समूह के बारे में बताया जाएगा। जैसे पुलिस एक प्रकार का समूह है। क्राउड, लोगों के भीड़ के एक समूह को कहते हैं। आर्मी, आर्मी जो हमारे जवान हैं उनके एक समूह को कहते हैं। क्लास, कक्षा, कई सारे बच्चे और बच्चियों का समूह होता है। ग्रुप, जो समूह हैं कई सारे व्यक्तियों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो वह एक ग्रुप कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम संज्ञा है मटेरियल नाउन, बोले तो पदार्थवाचक या जो आपको पदार्थ की गणना के बारे में बताता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्य यानी कि मटेरियल बोले तो पदार्थ के बारे में बताए जाते हैं। पदार्थ जैसे सोना चांदी हो गया, दूध, घी, शक्कर, तेल वगैरह, ये जो हैं ये पदार्थ हैं। तो ये चीज़ें कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन। अब जैसे कुत्ता एक पदार्थ नहीं है, कुत्ता एक प्रजाति है, तो प्रजाति के लिए हमने कॉमन नाउन यूज़ किया। पुलिस, आर्मी वगैरह यह एक समूह हैं, ग्रुप हैं, लोगों को इसमें एक साथ झुंड में भीड़ में ऐसे रखा जाता है तो कलेक्टिव नाउन होगा। बट अगर हमें बात करनी हो घी, शक्कर, तेल, ये जो चीज़ें हैं वो पदार्थ में आती है, स्टेट ऑफ मटेरियल में आएगी, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आती है। तो घी कौन सी प्रजाति का है, कौन सी प्रजाति का नहीं है? घी के बारे में ये कहा जा सकता है कि घी गाय का हो सकता है या फिर ये जो हैं आपके भैंस का है, बकरी का है, ऊँटने का है। तो ऐसे करके हम मटेरियल नाउन में इनको काउंट करते हैं जहाँ द्रव्य देखा जाएगा। जैसे मिल्क हैं, ऑयल हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, प्लेटिनम हैं, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। तो ये आपके नेमिंग वर्ड्स तो हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारे पास टॉपिक हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ये पूछा जा चुका है पिछले वर्ष 2024 के पेपर में कि क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब देखिए, डिस्क्राइबिंग को हम हिंदी में कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्द। अब आपने विशेषण के बारे में और क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्वालिटी प्रदान करते हैं, गुण
या उनके जो कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं अ वर्ड हु डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, एक वर्ड, एक शब्द जो कि दर्शाता हो किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो वह डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है। जनरली हम इसे ऐसा लिख के आएंगे कि एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कि जो विशेषण हैं और जो क्रिया विशेषण हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बोले तो विशेषता बताने वाले शब्द। अब जैसे कि हमने कहा रेड फोर्ट, लाल किला, तो किला कैसा है, लाल है, इसलिए उसकी विशेषता, फोर्ट की विशेषता रेड कहकर बताई गई है। फास्ट, जो एक रनर होता है उसको फास्ट होना चाहिए, यानी कि उसको तेज होना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि रनर की विशेषता है फास्ट होना कि तेज होना। अगला हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट सब तो होगा इसका आपके एडजेक्टिव, बट इम्पोर्टेंट में भी कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अगर देखा होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो यहाँ पे नाउन या आपके प्रोनाउन का काम, नाउन का काम कर रहा है, और नाउन के आगे जो ये शब्द जुड़ा है इंपॉर्टेंट, यह आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बताएगा वह कहलाएगा एडवर्ब। तो एडवर्ब आपको समझ में आया होगा कि वेरी ये शब्द हैं वो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आएगा। फिर है नाइस पर्सन, तो हमने कहा है कि पर्सन कैसा है, व्यक्ति कैसा है, नाइस से अच्छा है। तो इस प्रकार से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी आपने समझ लिए हैं। बढ़ते हैं आगे, हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो आएगा डूइंग वर्ड्स के बारे में, कि बताइए डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं डूइंग वर्ड्स। डूइंग का मतलब होता है कि कार्य करने को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। बोले तो क्रिया, क्रिया आपने हिंदी में पढ़ा है कि क्रिया वे होती हैं जो किसी कार्य का होना या करना बताती हैं। तो यहाँ भी क्रिया को ही या क्रिया बताने वाले शब्दों को ही डूइंग वर्ड्स कहते हैं। तो हमने लिखा है वर्ब्स आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, क्रियाओं को हम कहते हैं कार्य को बताने वाले शब्द। इट डिस्क्राइब, ये जो है वर्णित करती हैं, बताती हैं द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कि कर्ता ने क्या कार्य किया, कर्ता ने कौन सी क्रिया की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं कि कर्ता गया है, आया है, खेला है, कूदा है, रोया है, धोया है, सोया है, ये सारे कार्य डूइंग वर्ड्स यानी कि आपके वर्ब्स को डिनोट करते हैं। और पिछले वर्ष प्रश्न आया है 2 नंबर का कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, 2 एग्जाम्पल्स या 2 एग्जाम्पल्स इसके लिखिए। तो हम दोनों ही तरीके की वर्ड्स जो वर्ब्स हैं उसको समझा देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स, की जो क्रिया बताने वाले शब्द या जो वर्ब्स हैं उनके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होते हैं सकर्मक क्रिया, बोले तो ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरे होते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब, बोले तो अकर्मक क्रिया। हिंदी में आपने काफ़ी अच्छे प्रकार से पढ़ा कि ऐसे शब्द जिनके साथ कर्म का यूज किया जाता है, कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें सीधे तौर से जो ऑब्जेक्ट हैं बोले तो आपके कर्म का यूज नहीं होता, वो इनट्रांसिटिव वर्ब होगी। तो यहाँ हमने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, पढ़ते हैं द वर्ब दैट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्रिया जो कि उसमें समाहित रखती है, उसको अटैच करती है, किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सीधे रूप से काम आने वाले कर्म को, इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि राम प्लेज, राम खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ प्ले के साथ फुटबॉल का यूज़ हुआ है, प्ले वर्ब हैं, और इस वर्ब के साथ हमने यूज़ किया है सीधे तौर पे यूज़ होने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो फुटबॉल प्ले के साथ अटैच हुआ है। फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एक खेल है, खेल को खेला जाता है, खेलना, खेलने को हम कहते हैं प्ले। कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो हमने लिखा कि राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हैं और उसका यूज़ किया गया है वर्ब बोले तो प्ले के साथ। ऐसे हम कह रहे हैं यू रीड बुक, अ बुक लिखना चाहिए, यू रीड अ बुक, आप या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो।
तो हमने कहा तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? एक पुस्तक। तो एक पुस्तक यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं, यह बुक के लिए रीड वर्ब का यूज़ किया गया है। अब यदि आपको लिखना हो इंट्रांसिटिव वर्ब, इस वर्ष पूछ ले, तो आप क्या लिखोगे? आप इसी ऊपर वाली थ्योरी का यूज़ करोगे। जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है द वर्ब दैट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके आगे लिख दोगे दैट हैव नो ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लिखेंगे द वर्ब दैट हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जिसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल भी आप सेम लिख सकते हैं, बस पीछे से आपको ये हटा देना है कि जैसे आप लिखोगे राम प्लेज या राम राइट्स, राम लिखता है या राम खेलता है। फिर अगला है यू रीड, आप लिख दो यू प्ले। तो आप अपने हिसाब से सामान्य लिख सकते हैं, बस पीछे इनके ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसा कि आपको यहाँ मैंने नहीं लिखा है। अब डूइंग वर्ड्स भी हो चुके हैं, आगे आ जाते हैं फ्रेज किसे कहते हैं या फ्रेजेस क्या होते हैं, शब्दांश क्या होते हैं। शब्दों से मिलकर बने हुए छोटे जो समूह हैं उनको हम कहते हैं फ्रेज। और जो बड़े दो या दो से अधिक फ्रेजेस को जोड़ने पर या दो से अधिक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कोई सेंस होता है, जिनके अंदर कोई अर्थ होता है, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। तो समझते हैं कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है। अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे? तो इसमें है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो समूह होता है उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे प्लीज़ कम, कृपया आओ, गो दियर, वहाँ जाओ, लिसन मी, मुझे सुनो। तो ये जो दो या दो से अधिक शब्दों के जो समूह हैं इनको हम कहते हैं फ्रेज। यदि पूछ ले तो आप ऐसा लिखें। अब पूछे कि बताइए वॉट इज सेंटेंस या वॉट डू यू मीन अबाउट सेंटेंस, कि आप सेंटेंस के बारे में क्या जानते हैं, डिस्क्राइब अबाउट सेंटेंसेज, ऐसे करके प्रश्न पूछे तो बताइए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, हैविंग सम सेंस, जिसके अंदर कुछ सेंस होता है अथवा मीनिंग होता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? शब्दों का, अर्थपूर्ण शब्दों का जो समूह है वह कहलाएगा वाक्य। जैसे कि हम कहें राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, प्लेज यहाँ पर खेलना उसकी क्रिया हो गई, और क्या खेलता है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने सार्थक शब्दों का प्रयोग किया है वाक्य को अर्थ देने के लिए। अगला है यू राइट अ लेटर, तुमने या आपने एक पत्र लिखा है। तो ये हो गया सेंटेंस। फिर अगला हमारे पास आता है कि बताइए इन्फिनेटिव क्या होता है, व्हाट इज इन्फिनेटिव, या हाउ कैन यू से दिस इज अ इन्फिनेटिव, कि यह एक इन्फिनेटिव है, इसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं? तो हम इन्फिनेटिव के बारे में ये कहेंगे टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, उसे ही हम कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे ही लाइक्स टू स्टडी, उसे पढ़ना पसंद है, तो ही लाइक्स के बाद लाइक्स के बाद क्या आया है? टू स्टडी, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। जब भी हम कहीं वाक्य में देखें कि टू के साथ, टी ओ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो समझ जाइए वह इन्फिनेटिव वहाँ यूज़ हो रहा है। अगला हमारे पास है आई विल लाइक टू कुक, मुझे क्या बनाना पसंद होगा, या पसंद है या होगा, तो मुझे कुक करना पसंद होगा। अगला हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड। तो जिरंड या जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, देखिए समझिए। द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, जो एक मुख्य क्रिया होती हैं जिससे कार्य का होना पता लगता है, अगर उसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाए इज कॉल्ड जिरंड, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी से हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस या फिर हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो स्मोकिंग है, धूम्रपान जो करना है, वह है हार्मफुल बोले तो हानिकारक, या इंजूरियस बोले तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले जो चीज़ें होती वो। तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो जहाँ स्मोक
SMOKE, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ जब आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है तो आई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे तो यह बन जाएगा स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो है वह जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न या फिर टॉपिक के ऊपर। अगला हमारे पास है, हमें बताना है कि क्या क्वालिटी होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक रेगुलर वर्ब का। रेगुलर वर्ब एक मुख्य सहायक जो क्रिया होती है उसको हम किस क्वालिटी का कह सकते हैं। तो आपके यहाँ एक प्रश्न पूछे कि बताओ क्या क्वालिटी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बोले तो विशेषता क्या है रेगुलर वर्ब की। आपको कहना है रेगुलर वर्ब्स ऑलवेज टेक्स, रेगुलर वर्ब में हमेशा यूज होता है डी और ईडी। रेगुलर वर्ब होने में तो मेन वर्ब हैं, बट इनमें क्या होता है कि हमेशा इनमें प्रयोग होता है अंत में डी और ईडी फॉर्म विद इट्स सेकंड और थर्ड फॉर्म। जब हम मेन वर्ब, जिसको हम रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, का यूज़ करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो वहाँ हमें ईडी और डी फॉर्म का यूज़ करना होता है। और जब हम डी और ईडी फॉर्म नहीं बना पाते हैं तो उसे हम रेगुलर वर्ब नहीं कहेंगे। तो ऐसी मेन वर्ब ही जो रेगुलर वर्ब कहलाएगी उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम डी और ईडी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम कहेंगे एक रेगुलर वर्ब हमारे पास है रीच, बोले तो पहुंचना। सेकंड फॉर्म आ जाएगी ईडी में रीच्ड, फिर थर्ड फॉर्म भी आएगी रीच्ड, तो हम कहेंगे कि यह एक रेगुलर वर्ब है। अगर इसे रेगुलर वर्ब नहीं कहें तो इसके लास्ट में हम ईडी या डी नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए याद रखिए कि रेगुलर वर्ब की खास क्वालिटी है कि इसमें डी और ईडी फॉर्म लास्ट में सेकेंड और थर्ड फॉर्म के रूप में बनाई जा सकती हैं। हमारे पास पिछले वर्ष पूछा गया एक प्रश्न था, 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल प्रोफिशिएंसी। ओरल प्रोफिशिएंसी से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। तो हो सकता है कि इस साल भी अगर ये रिपीट हो जाए प्रश्न, क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो अगर हो जाए रिपीट तो आप ये लिखना, और नहीं हो तो भी पढ़ने में क्या है, आपको पढ़ना तो है ही सही। इफ़ अ लर्नर मेक प्रोफिशिएंट, एक लर्नर को बना सकते हैं हम, प्रोफिशिएंट बना है इन ऑल 4 बेसिक स्किल, चारों सामान्य या आधारभूत कौशल LSRW के अंदर, इज कॉल्ड ओरल प्रोफिशिएंसी। इसी को हम कहेंगे कि संपूर्ण रूप से प्रोफिशिएंट वह व्यक्ति हो चुका है। इट रेफर्स, यह संदर्भित करता है, यह बताता है टू अ पर्सन्स एबिलिटी, एक व्यक्ति की योग्यता को, टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, की उसके अंदर एक प्रभावी संप्रेषण करने की योग्यता आ चुकी है थ्रू स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाषण देने की योग्यता के अनुसार, ये ऐसी भाषा जो बोलचाल में यूज होती है, स्पोकन लैंग्वेज, उसके अनुसार उसमें कम्युनिकेशन की जो है स्किल डेवलप हो चुकी हैं, यह उसकी एक क्वालिटी है, एबिलिटी है। तो ये ओरल प्रोफिशिएंसी के बारे में हमने समझ लिया है। फिर अगला पूछे कि मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग क्या होता है, बताइए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखन को यांत्रिकरण, बोले तो यंत्रवत हम बना सकते हैं, या उसका लेखन का प्रारूप कैसा होता है, या उसका सिस्टम अप्रोच कैसी होती है। राइटिंग बोले तो लेखन की, लेख या लेखन की किस प्रकार से मैकेनिज्म होगा उसको समझते हैं। जब भी हम लेख के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में कहेंगे कि जो भी हम लिखते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए, सिंपल जो है एक ऐसे वे में लिखना चाहिए जिसको हम पढ़ सकें। तो इसको हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। तो जो राइटिंग का मैकेनिज्म है, इज टू राइट लेटर इन करेक्ट शेप, कि उनको एक करेक्ट शेप, बोले तो एक जो उनकी आकृति होती है उसी में लिखा जाए। करेक्ट का मतलब सही आकृति में लेटर्स को लिखा जाए अंग्रेजी के अंदर, एंड उसकी साइज भी सही होना चाहिए, इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में होना चाहिए, गिविंग प्रॉपर स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 शब्दों के बीच में बराबर जो है जगह भी छोड़ना चाहिए। ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है राइटिंग के लिए। तो ये राइटिंग को हम कैसे कह सकते हैं कि आपने अच्छा लेख लिखा है, तो वहाँ आप बराबर स्पेस दोगे, शेप साइज सही रखोगे और एक ही लाइन में लिखोगे, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे। फिर अगला हमारे पास प्रश्न है, 2-fold एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के दोहरे उद्देश्य क्या हैं। 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं अंग्रेजी के, तो क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला हमारे पास उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य हैं
द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी शिक्षण है, इज कंसर्न विद एक्विजिशन। वो कंसर्न यानी कि वो किसके बारे में होता है, वो होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करने के लिए, और साथ ही में है डेवलपमेंट, विकास करने के लिए ऑफ फोर फोल्ड स्किल, जो हमारे पास 4 मुख्य कौशल होते हैं जिनको हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग कहते हैं, इनके लिए होता है। तो पहला तो होता है कि हम भाषाई कौशल को डेवलप कर सकें, एक्विजिशन कर सकें उनका, तो इसलिए हम पहला तो अंग्रेजी शिक्षण का यह जो है एम या इसको ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है। सेकंड हमारे पास होगा, सेकंड एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दूसरा जो उद्देश्य होता है अंग्रेजी शिक्षण का, इज टू इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब एक प्रकार से भाग बना लेना, आवश्यकता बना लेना, किस चीज़ को, नॉलेज और विजडम को। तो जो बुद्धि है और जो ज्ञान है वह बच्चे तक पहुंचाई जा सके, उसके जीवन में उसे उतारा जा सके, यह भी हमारे अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य है। इससे क्या होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, द टीचर शुड मेक टीचिंग, टीचर को बनाना चाहिए टीचिंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग, बोले तो रुचिपूर्ण, एंड इफेक्टिव, प्रभावी, विद द हेल्प ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक सामग्री की सहायता से इनको इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाना चाहिए। तो ये 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। फिर अगला हमारे पास प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा ये है, इसके बाद एक लास्ट प्रश्न बचेगा। तो इस यूनिट का सेकंड लास्ट प्रश्न है, व्हाट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। हम किस प्रकार से बना सकते हैं, या क्या ऐसी बातें हैं जो इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिपूर्ण और प्रभावी बना देती हैं पढ़ाने को, सिखाने को। तो पहला तो है चाइल्ड सेंटर्ड, बोले तो बाल केंद्रित और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, क्रिया आधारित शिक्षण, मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, वह बना देता है शिक्षण को रुचिपूर्ण और प्रभावी। इसका मतलब होता है पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, कृपया अगला पेज उलटिए, और आगे उसका उत्तर लिखा हुआ है। सेकंड इसका हमारे पास उत्तर है, इफ द टीचर, यदि टीचर यूज करता है, यूजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का, देन तब टीचिंग इंग्लिश, जो अंग्रेजी शिक्षण है, कैन मेक बनाया जा सकता है इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, बोले तो रुचिपूर्ण और प्रभावी। लास्ट हम लिखेंगे इसमें वेल ट्रेंड टीचर। वेल ट्रेंड टीचर का मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है, ऐसे टीचर जो होते हैं वो वेल ट्रेंड टीचर कहलाते हैं। अच्छे प्रशिक्षु जो शिक्षक होंगे, कैन मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, वही बना सकते हैं इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव टीचिंग को। लास्ट प्रश्न इस यूनिट का हमारे पास है, वह है कि बताइए क्या बेनिफिट्स हैं लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के, या हम कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज इम्पेरेटिव, कि अंग्रेजी के अंदर जो अंग्रेजी का जो शिक्षण है, अंग्रेजी में जो दक्षता है, वह अति आवश्यक है, इम्पेरेटिव है। हम कैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए उपयोगी है या फिर अति आवश्यक है, तो इसके आप ये 4 प्रमुख कारण बताइएगा, जिससे आपका सारा प्रश्न सही और अच्छे प्रकार से हो जाएगा और आपको पूरे नंबर भी दिए जाएंगे। नंबर 1 क्या है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो वैश्वीकरण के लिए है, यानी कि संपूर्ण विश्व में प्रयोग की जाती है। एंड इंटरनेशनल कॉमर्स, वैश्विक व्यापार के लिए, विश्व भर में जो व्यापार होता है उसके लिए भी अंग्रेजी भाषा का यूज होता है। सो वी कैन नॉट इग्नोर इंग्लिश, हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें होगा इट इंक्रीजेज, यह बढ़ा देती हैं अवर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी आर्थिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ा देती है। अगर किसी को अंग्रेजी आता है, जैसे मुझे अंग्रेजी आ रहा है, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे मुझे आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। तो पढ़ाने का जो है, इंग्लिश पढ़ाने का, वो आर्थिक जो है आपके ग्रोथ में भी रोल होता है। अगला है एक्सेस टू इंग्लिश, अंग्रेजी की जो पहुंच होती है, यानी अंग्रेजी किसी को आती है, हैज़ रिड्यूस, वो कम कर देती हैं जेंडर इन इक्वलिटीज़, की जो जेंडर इन इक्वलिटीज़ हैं
जिसको हम बोलते हैं लैंगिक असमानता, उसको कम कर देती हैं। अंग्रेजी में बॉयज़ गर्ल्स नहीं होता है, अंग्रेजी अंग्रेजी हैं। जो प्रैक्टिस करेगा, जो ड्रिल करेगा, जो लर्न करेगा, वही अंग्रेजी को प्रोफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकता है। लास्ट हमारे पास है इट हैज़ मल्टीपल कि यह कई गुना कर देता है। द चॉइसेस का मतलब होता है कि जो हम चूज़ करते हैं कि हमें किस वे में क्या करना है। एंड करियर का मतलब होता है कि हमारा जो जीवन है उसके अंदर क्या क्या चुनाव हो सकते हैं हमारे युवाओं के लिए, तो वह भी एक ऑप्शन देता है। तो करियर ऑप्शंस देता है हमारे देश के युवाओं के लिए। तो ऐसे हमने सीख लिया है कि इस यूनिट में किस प्रकार हम प्रोफिशिएंसी के बारे में समझ चुके हैं। तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी क्या है, सेंटेंस क्या है, डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, इसके अलावा कि किस प्रकार से लर्निंग हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों के आप जवाब दे पाओगे। तो यह आपके यूनिट नंबर 4 है, पार्ट 1 की, जो आज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पार्ट बी में अगली 5 यूनिटों के बारे में पढ़ेंगे कल से।